हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा सीबीएसई बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 10th का है, इसके कृतिका भाग 2 के चैप्टर 3 साना साना हाथ जोड़ी, जिसे लिखा था मधु कांकरिया जी ने, इसके अभ्यास कार्य को करने वाले हैं, जिसमें हमने इस चैप्टर के कुछ प्रश्नों को लिया है। ये इसका पार्ट 1 है। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। तो झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक कुछ इस तरह सम्मोहित कर रहा था कि जैसे उसे देखकर लेखिका हैरान थी। उसे लग रहा था कि आसमान उलट पड़ा हो और सारे तारे नीचे बिखर कर टिमटिमा रहे हो। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की झालर सी बना रहे हों। उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि आसमान के जितने तारे हैं वो आसमान ही उलट पड़ा हो, सारे तारे नीचे टिमटिमा रहे हो और इसके जो गुच्छे हैं उससे जो रोशनियों की झालर बन गई है। तो इस तरीके से ये उनको सम्मोहित कर रहा था। सेकंड है, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। तो गंतोक एक ऐसा पर्वतीय स्थल है जिसे वहाँ के मेहनतकश लोगों ने अपनी मेहनत से सुरम्य बना दिया है। वह शाम रात सब कुछ सुंदर प्रतीत होता है। यहाँ के निवासी भरपूर परिश्रम करते हैं, इसलिए गंतोक को मेहनत का बादशाहों का शहर कहा जाता है, क्योंकि ये तो अपने आप में ही बहुत ही सुंदर है और यहाँ के जो लोग हैं वो भी इसे अपनी मेहनत से बहुत ही सुंदर बना दिए हैं, जो कि शाम हो रात हो हर समय देखने में बहुत ही सुंदर दिखता है। तो यहाँ के जो निवासी है, रहने वाले, वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, इसीलिए इसे मेहनतकश बादशाहों का शहर भी कहा जाता है। थर्ड है, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। तो युमथांग जो है, युमथांग शहर के आसपास किसी पवित्र स्थान पर दो तरह की पताकाएं लगाई जाती हैं। एक शांति और अहिंसा की प्रतीक मंत्र लिखी श्वेत पताकाएं और दूसरी शुभ कार्य की रंगीन पताकाएं। यहाँ मान्यता के अनुसार किसी बौद्ध के धर्म के अनुयायियों की, अगर कोई अनुयायी हैं, उनकी मृत्यु होने पर उसकी आत्मा की शांति के लिए श्वेत या शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं, किसी भी अनुयायी की मृत्यु होने के बाद बौद्ध धर्म के। सेकंड है, इसी प्रकार के कार्य की शुरुआत में रंगीन पताकाएं लगी जाती, कोई शुभ काम हो इसके लिए रंगीन पताकाएं वहाँ पे लगाई जाती हैं। इन पताकाओं को उतारा नहीं जाता है, बल्कि ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। तो आप कभी अगर जाओगे घूमने सिक्किम तरफ तो आप ये चीज़ देख सकते हो। नेक्स्ट है, जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ दे दी थी, उन्हें हमें लिखना है। यहाँ दे दी या दिया, उसे लिखना है हमें। तो जितेन ने लेखिका को एक अच्छे गाइड की तरह सिक्किम की मनोहारी प्राकृतिक छटा, सिक्किम की भौगोलिक स्थिति और वहाँ के जनजीवन की जानकारियाँ इस प्रकार दी। फर्स्ट था, सिक्किम में गंतोक से लेकर युमथांग तक तरह तरह के फूल हैं और फूलों से लदी वादियाँ हैं जो बहुत ही देखने में सुंदर लगती हैं। ख है, शांत और अहिंसा के मंत्र लिखी ये श्वेत पताकाएं जब यहाँ किसी बुद्ध के अनुयायी की मौत होती है तो ये लगाई जाती हैं। ये 108 होती हैं। नेक्स्ट है, रंगीन पताकाएं किस नए कार्य के शुरू या किसी नए कार्य के शुरू होने पर लगाई जाती हैं। नेक्स्ट है, कवि लोग स्टॉक, यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। नेक्स्ट है, यह धर्म चक्र है अर्थात प्रेयर व्हील, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। ये सारी मान्यताएं हैं
और जितेन ने लेखिका को बताई थी। यह पहाड़ी इलाका है, यहाँ कोई भी चिकना चर्बीला आदमी नहीं मिलता है क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही परिश्रमी होते हैं। नार्गे ने उत्साहित होकर कटाओं के बारे में बताया। कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। नेक्स्ट है युमांग की घाटियों के बारे में बताया कि बस 15 दिनों में ही देखिएगा कि पूरी घाटी में फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा कि ये फूलों की सेज रखी हो यहाँ पे, ये इतना सुंदर है। ये सारी बातें जितेन ने लेखिका को बताई थी। नेक्स्ट है लोग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई। तो जितेन नार्गे कवि लोग स्टॉक के बारे में परिचय दे रहा था। उसी रास्ते पर एक कुटिया में घूमता एक चक्र देखा जिसके बारे में बताया। यह धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। जितेन की यह बातें सुन लेखिका को लगा चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी है। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की जो अवधारणाएं हैं वो और कल्पनाएं एक जैसी हैं। तो ये जगह अलग अलग हो भले कि लोगों की मान्यताएं जो हैं, लोगों की आस्थाएं हैं, विश्वास हैं, ये बहुत ही सराहनीय है हमारे देश में और ये देखने लायक है। बहुत ही सुंदर है हमारा देश भारत। नेक्स्ट है जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं। तो जितेन नार्गे लेखिका का ड्राइवर कम गाइड था। वो गाइड कर रहा था कि यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। वह नेपाल से कुछ दिन पहले ही आया था जिससे नेपाल और सिक्किम की अच्छी जानकारियाँ थीं। क्षेत्र से सुपरिचित था। वह ड्राइवर के साथ साथ गाइड का कार्य कर रहा था। गाड़ी चलाने के साथ उसने पूरी जानकारी भी दी थी लेखिका को। उसमें प्रायः गाइड के वे सभी गुण विद्यमान थे जो अपेक्षित होते हैं, जो होने चाहिए। क्या क्या था वो? एक कुशल गाइड में उस स्थान की भौगोलिक, प्राकृतिक और सामाजिक जानकारी होनी चाहिए जो कि नार्गे में सम्यक रूप से थी। गाइड के साथ साथ नार्गे ड्राइवर भी था, अतः कहाँ रुकना है यह निर्णय वह स्वयं ही करने में समर्थ था। उसे कुछ सलाह देने की आवश्यकता नहीं होती है। गाइड में सैलानियों को प्रभावित करने की रोचक शैली होनी चाहिए जो कि नार्गे में थी, कि वो कैसे लोगों को लुभाता है, कितनी सुंदर तरीके से वहाँ के प्राकृतिक दृश्य को वर्णन करता है। वह अपनी वाक्पटुता से लेखिका को प्रभावित करता अपनी बोली से, जैसे मैडम यह धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। एक सुयोग्य गाइड क्षेत्र के जनजीवन की गतिविधियों की भी जानकारी रखता है और संवेदनशील भी होता है। वह पर्यटकों में इतना घुल मिल जाता है कि स्वयं गाने के साथ नाच उठता है और सैलानी भी नाच उठते हैं। इस तरह आत्मीय संबंध भी वो सैलानियों से बना लेता है। कुशल गाइड वाक्पटु होता है। वह अपनी वाक्पटुता से पर्यटन स्थलों के प्रति जिज्ञासा बनाए रखता है। पताकाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देकर नार्गे उस स्थान के महत्व को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। तो वो ड्राइवर कम गाइड था। नेक्स्ट है इस यात्रा वृतांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। तो लेखिका बालकनी से हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा के दर्शन करना चाहती थी, किंतु हल्के बादलों से आसमान घिरा होने के कारण कंचनजंगा नहीं देख सकी थी वो। तो आगे बढ़ने पर हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। जैसे जैसे वो हिमालय के पास आने लगी वो और बड़ा दिखने लगा। भीमकाय पर्वतों के बीच से निकलते हुए ऐसा लग रहा था कि किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते हुए वहाँ से निकल रहे हैं। लेखिका कभी पर्वतों के शिखरों को देखती तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते हुए जलप्रपातों को देखती, कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठलाकर बहती चांदी
की तरह कौंध मारती बनी ठनी तिस्ता नदी को देखती उसने खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फैन उगलता झरना देखा, जिसका नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। रात के गहराते अंधेरे में ऐसा लगता था कि हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया हो। तो इतना सुंदर दृश्य लेखिका ने देखा और इसे अपने मन में कैद कर लिया। नेक्स्ट है, प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है। तो लेखिका प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर एकदम मौन, किसी ऋषि की तरह शांत होकर उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर समेट लेना चाहती हैं। वह रोमांचित थी, पुलकित थी, खुश थी। उसे आदिम युग की अभिशप्त राजकुमारी सी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर झरने के संगीत के साथ आत्मा का संगीत सुनने जैसा आभास हो रहा था। वो हर एक चीज़ को फील कर रही थी। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बन बहने लगी हो। वो खुद भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में जैसे बह गई हों। उसका मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहे और इस झरने की पुकार सुनती रहे। प्रकृति के सौंदर्य को देखकर लेखिका को पहली बार एहसास हुआ कि यही चलायमान सौंदर्य जीवन का आनंद है। इसे महसूस करना, इसकी सुंदरता को देखना, इससे ज़्यादा जीवन में कुछ आनंदित नहीं है। तो इस तरीके से उन्होंने ये अनुभूति किया। नेक्स्ट है, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी हुई लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए। तो प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी हुई लेखिका हृदय को कुछ दृश्य झकझोर गए। वे इस प्रकार हैं, जैसे अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थीं। गूथे आटे सी कोमल काया, कुदाल और हथौड़े, स्वर्गिक सौंदर्य के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की यह जंग कि किस तरीके से ये लोग मेहनत करते हैं, ये देखते ही वो उनका मन झकझोर उठा। दूर दूर से तराई के स्कूल में जाते हुए बच्चे जो सिर्फ पढ़ते ही नहीं हैं, अपितु अधिकांश बच्चे शाम के समय माँओं के साथ पशु चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों की भारी गट्ठर ढोते हैं। पहाड़ों के सौंदर्य के बीच इतना, परंतु हाथों में परिश्रम पूर्ण जीवन कि बच्चे भी कितना मेहनत करते हैं। स्कूल से आने के बाद कैसे अपने माँ का हाथ बटाते हैं। सूरज ढलने के समय कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थीं। कुछ के सिर पर लकड़ियों के गठरे भी थे। चाय के बागानों में बोकू पहने युवतियाँ चाय की पत्तियाँ तोड़ रही थीं। उपर्युक्त दृश्य लेखिका को झकझोर गए। तो यहाँ पे लकड़ियों के पास गठरे भी होगा कि कैसे वो अपने माथे पर लकड़ियों के जो गट्ठर थे वो उठाकर लेकर आती हैं। तो ये जो दृश्य है यहाँ दिखाता है कि यहाँ के लोग कितने ज़्यादा परिश्रमी होते हैं, कितने ज़्यादा मेहनती होते हैं। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन यहाँ समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन के आंसर समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।